नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज नायक, सेठ वीरेंद्र कुमार महाविद्यालय, जालौनगुड़ा, नियामतपुर। आज आपको समाजशास्त्र विषय BA सेकेंड ईयर का दहेज के बारे में बताएंगे। अभी तक आपने देखा दहेज का वास्तविक अर्थ, दहेज के किस प्रकार बढ़ रहा है या किस कारण से दहेज की मांग बढ़ती जा रही है, उसके बारे में पढ़ा। आज आपको देखेंगे दहेज प्रथा के दुष्परिणाम या दोष, यानी कि दहेज जब अत्यधिक रूप में समाज में बढ़ रहा है तो उसके क्या दुष्परिणाम है या क्या दोष हैं। किस हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, लाभ और हानि। मतलब कोई भी चीज़ हो उसके दो पहलू होते हैं, लाभ और हानि। यहाँ पर दहेज के अभी तक आपने लाभ देखे, अब दहेज की हानि क्या है, इसके दुष्परिणाम क्या हैं या इसके दोष क्या हैं। पहला दोष है कन्या वध प्रथा। भारत में दहेज प्रथा के कारण कन्या वध प्रथा प्रचलित हो गई थी। जो व्यक्ति यह समझते थे कि वे अपनी कन्या के दहेज की धनराशि नहीं जुटा सकेंगे, वे अपनी कन्याओं का जन्म होते ही वध कर दिया करते थे। इस प्रकार समाज में कन्या वध का प्रथा चल पड़ी। यानी कि हुआ क्या था कि हर किसी व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपने कन्या की विवाह के समय वर पक्ष को दे सकें। तो लोगों के अंदर मानसिकता बन चुकी थी कि अगर लड़की नहीं होगी तो दहेज देंगे काहे के लिए, तो वो अपनी लड़की का वध कर दिया करते थे। इसी का एक प्रमुख दुष्परिणाम हुआ कन्या भ्रूण हत्या, जो कि इस समय सबसे ज़्यादा समाज में एक हवा की तरह फैल रही है। जहां देखो वो यही कहता है, नहीं हमें लड़की नहीं चाहिए। तो सीधी सी तौर पर आप समाज ये देखती है, अब जब लड़की नहीं होगी तो आप बहू लाओगे कहां से। नेक्स्ट है आत्महत्या। दहेज प्रथा के कारण कुछ निर्धन व्यक्तियों की कन्याओं का विवाह नहीं हो पाता है। कभी कभी दहेज न मिलने के कारण वर का पिता भारत वापस ले जाता है। ऐसी स्थिति कन्या के लिए अत्यंत अपमानजनक होती है। कन्या ऐसी परिस्थिति में आत्महत्या तक कर लेती है। आज इस समाज में बहुत ही भयानक स्थिति है। वो वर पक्ष अपने लड़के का वो मूल्य तय करता है कि हमने जितना पैसा पढ़ाई में खर्च किया है उतना ही पैसा हम वधू पक्ष से प्राप्त करेंगे। और परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि कई बार वधू पक्ष उनकी सभी मांगों को पूरी नहीं कर पाता है, तो वर पक्ष या दूल्हे के पिता बारात बिन दुल्हन के वापस ले जाते हैं। ये समाज का एक दूसरा आईना है जो कि समृद्ध या उच्च वर्ग के लोगों को नहीं दिखता, लेकिन ये मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों के लिए हानिकारक है। और इन सब स्थिति को, यानी कि बारात वापस जाना, प्रत्येक लड़की के लिए या उसके पिता के लिए अपमानजनक की स्थिति मानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में लड़की आत्महत्या कर लेती है या उसका पिता ही आत्महत्या कर लेता है। नेक्स्ट है अपराधों में वृद्धि। कुछ पिता धन का गबन इस कारण करते हैं कि वे धन से अपनी कन्या का विवाह कर सकें। कुछ पिता इस कारण बेईमानी करते हैं तथा रिश्वत आदि लेते हैं। कभी कभी इसी कारण चोरी भी करते हैं। स्पष्ट है कि दहेज जिस घर में कन्या है या जिसकी लड़की है शादी के लायक हो रही, तो वो अगर किसी नौकरी में हैं या कुछ कार्य करते हैं तो बेईमानी इसलिए करते हैं कि हम पैसा इकट्ठा कर सकें और लड़की के दहेज के लिए इकट्ठा कर सकें। रिश्वत भी इसी कारण लेते हैं और कुछ गलत कार्य भी इसी कारण कर लेते हैं, जिससे वो अपनी लड़की का भविष्य उज्जवल कर सकें, अपनी लड़की का घर अच्छे घर में विदा कर सकें। इस कारण वो अपराधों में वृद्धि करते हैं, यानी कि चोरी भी करते हैं, रिश्वत भी लेते हैं, जिससे अपनी लड़की का विवाह अच्छे घर में कर सकें। नेक्स्ट है बेमेल विवाह। कभी कभी पिता अपनी कन्या का 16 वर्ष में ही विवाह कर देते हैं और वो भी 50 वर्ष के व्यक्ति के साथ, क्योंकि वो विवश होता है।
उनके पास दहेज नहीं होने की स्थिति के कारण वो 50 वर्ष के व्यक्ति के साथ अपनी 16 वर्ष की कन्या का विवाह कर देते हैं। कुछ पापी व्यक्ति उनको प्रलोभन में फंसाकर पथभ्रष्ट भी कर देते हैं तथा पिता जब 50 वर्ष के वर के साथ अपनी कन्या का विवाह करता है तो वो अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन करने के लिए अपने आप को सक्षम पाता है। कहता है हमने अपने जो हमारे पास कार्य था कन्या का विवाह करना वो मैंने पूर्ण कर दिया। ऋणग्रस्तता, कुछ व्यक्ति अपनी कन्या का विवाह करने के लिए ऋण लेते हैं, कर्ज लेते हैं, अपनी कन्या का विवाह करते हैं। वे अपनी ऋणग्रस्तता के जीवन भर समाप्त नहीं कर पाते हैं, उनका जीवन कष्टमय रहता है। यानी कि शादी के समय वो ऋण लेते हैं साहूकारों से, बैंकों के द्वारा या किसी अपने रिश्तेदारों के द्वारा, जो कि जीवन भर चुकाने में ही उनका जीवन निकल जाता है कि जो ऋण उसका ब्याज भी देते देते वो अपना जीवन गुजार देते हैं। खुद अपने खर्चों में कटौती करके अपनी कन्या के विवाह अच्छे घर में करते हैं। पारिवारिक कलह एवं संघर्ष, दहेज में किसी प्रकार की कमी रह जाने पर अनेक परिवारों में संघर्ष और कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बहू को प्रत्येक प्रकार से तंग किया जाता है। सास बहू, पिता पुत्र, नंद भाभी आदि पारिवारिक सदस्यों से पारिवारिक संबंधों में तनाव व झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। इस समय भारतीय समाज में ये समस्या बहुत ज़्यादा है। अगर कन्या का पिता उसको गाड़ी नहीं दे पाता है तो उसकी नन्हें या उसकी सास उसको ताने मारती है, या किसी भी चीज़ की कमी रह जाती है और शादी के बाद भी कन्या के पिता को कुछ ना कुछ धन या कुछ ना कुछ आभूषण या कुछ ना कुछ आवश्यक वस्तुएं अपनी लड़की को देनी ही पड़ती हैं। उसकी सास के द्वारा डिमांड की जाती है, उसकी ननद के द्वारा डिमांड की जाती है, या उसके ससुर जी के द्वारा डिमांड की जाती है कि आप अपनी लड़की को या मुझे इस त्यौहार पर ऐसी चीज़ दीजिए। क्योंकि हिंदू समाज में या किसी भी समाज में त्योहारों की भरमार है, तो किसी न किसी बहाने से वो लड़की पक्ष को में दबाव डालते रहते हैं। मानसिक बीमारियों में वृद्धि, दहेज के कारण परिवारों में तनाव, संघर्ष की स्थिति एवं लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार आदि के फलस्वरूप डिप्रेशन, मानसिक असंतुलन, हीनता की भावना, हिस्टीरिया आदि मानसिक बीमारी का प्रकोप बढ़ जाता है। जब लड़की को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, या उसको परेशान किया जाता है तो हिस्टीरिया यानी कि भूलने की या वो तनावग्रस्त हो जाती है। बाल विवाह को प्रोत्साहन, जब इस तरह के कार्य होते हैं तो किसी भी लड़की का पिता ये चाहता है कि हमारी लड़की अच्छे घर में पहुंचे तो वो छोटे में ही शादी कर देते हैं। अब है दहेज उन्मूलन के उपाय यानी कि रोकथाम के उपाय। सबसे प्रमुख उपाय है शिक्षा का प्रसार। जितनी ज़्यादा शिक्षित लोग होंगे तो वो इन परिस्थितियों को समझ सकते हैं। शिक्षित लड़की होगी, शिक्षित लड़का होगा तो दहेज के जो कुप्रभाव हैं उनको वो आसानी से समझ सकते हैं। तो शिक्षा का प्रसार क्या है? दहेज प्रथा के उन्मूलन का एक उपाय स्त्री शिक्षा का प्रसार है। जब लड़कियां शिक्षित हों तो वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकेंगी। ऐसी कन्याओं की समाज में अत्यधिक मांग होगी। उनके माता पिता भी दहेज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। एक शिक्षित युवक शिक्षित युवती को पसंद करता है, इसके लिए धन की अपेक्षा योग्य कन्या का अधिक महत्व होता है। शिक्षित युवक दहेज की बुराइयों को भी समझते हैं। वे अपने माता पिता को दहेज न लेने के लिए बाध्य कर सकते हैं। एक शिक्षित युवक अपने जीवन साथी का चयन योग्यता के आधार पर करेगा, न कि धन के पीछे भागेगा। सीधी सी बात है। आज समाज शिक्षित या शिक्षा की ओर आगे बढ़ रहा है और जब शिक्षित कन्या मिलेगी तो सीधी सी बात है योग्य वर या शिक्षित लड़का ये चाहता है कि उसकी जो जीवन साथी है वो भी शिक्षित हो। तो सीधी सी बात है वो अपने माता पिता को समझाएगा कि दहेज एक अनैतिक कार्य है या उस संपत्ति को लेना है जिस पर उसका कोई अधिकार नहीं है। तो धीरे धीरे दहेज प्रथा को समाप्त करने का जो उपाय है वो शिक्षा से खत्म होने की ओर अग्रसर होगा। अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन, दहेज प्रथा ने अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया। वास्तव में इस जातीय विवाह के कारण दहेज प्रथा चल पड़ी। यदि अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया जाए तो दहेज के उन्मूलन में
सहायता मिलती है, यानी कि अंतरजातीय विवाह, एक ही जाति में विवाह ना करना। तो दहेज पर कहीं ना कहीं बंद होना स्वाभाविक होगा, क्योंकि अगर दूसरी समाज में उसको शिक्षित वधू मिल रही है, शिक्षित वर मिल रहा है, तो वो दूसरी समाज में अग्रसर हो जाएगा। या लड़का लड़की एक साथ पढ़ रहे हैं तो भी अग्रसर है, सजातीय विवाह, पारिवारिक मेलजोल से विवाह संपन्न हो जाते हैं, जिसके कारण दहेज कहीं ना कहीं, या दहेज लोभियों को कहीं ना कहीं एक हानि के तौर पर देखा जाता है, या एक थप्पड़ के तौर पर देखा जाता है कि उनको एक तमाचा से लगा इस समाज में, क्योंकि वो अपने बच्चे को या अपने लड़के को उच्च शिक्षा को मानते हैं, बोले हमारा पढ़ा लिखा है तो हम ज़्यादा पैसा लेंगे। तो इस तरह से अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया जाए, जिससे दहेज प्रथा को समाप्त किया जा सके। दहेज प्रथा के विरुद्ध प्रचार किया जाना चाहिए। इसके लिए चलचित्रों की सहायता ली जाती है। ऐसे चलचित्र बनाए जाते हैं जो दहेज प्रथा के दुष्परिणाम को चित्रित करें। समाज के सदस्यों पर चलचित्रों का विशेष प्रभाव पड़ता है। आजकल की नई पीढ़ी चलचित्रों से विशेष रूप से प्रभावित है। प्रचार के माध्यम से वे दहेज प्रथा के विरुद्ध जनमत तैयार किया जाना चाहिए, यानी कि दहेज प्रथा का प्रचार करना, विरुद्ध प्रचार। दहेज प्रथा का जितना से ज़्यादा विरोध किया जा सके, जिन माध्यमों से किया जा सके, उनका भरपूर प्रयोग करना चाहिए। गाँव में, समाजों में, चलचित्रों के द्वारा और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से भी दहेज प्रथा का विरोध किया जा सकता है। समाज को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जा सकता है, पोस्टरों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, आदि प्रकारों के माध्यम से दहेज प्रथा को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है कानूनी उपाय। दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए कानूनी उपाय भी किए जाने चाहिए। भारत सरकार ने 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम पास किया था, लेकिन मात्रा कानून बना देने से दहेज प्रथा समाप्त नहीं हो जाएगी। कानून का कड़ाई से पालन कराकर इसको व्यवहारिक बनाने की आवश्यकता है। पुलिस व प्रशासन विभागों पर अपनी नज़र रखे, दहेज लेने वालों को कड़ी सजा दी जाए। कानून बना था 1961 में, लेकिन कानून बनाने से ही अकेला काम संपन्न नहीं होगा। दहेज प्रथा को रोकने के लिए पुलिस व प्रशासन को सतर्क होना आवश्यक है तथा समाज के ऐसे लोगों को दंडित किया जाना चाहिए जो दहेज लेने में आगे रहते हैं या दहेज को बढ़ावा देते हैं। उनको प्रशासन के द्वारा कानूनी रूप से सजा देनी चाहिए, जिससे दहेज की रोकथाम हो सके। प्रेम विवाहों को प्रोत्साहन, यानी कि प्रेम विवाहों को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे विवाह करने का दायरा विस्तृत होगा। सीधी सी बात है, जो सजातीय आगे जो टॉपिक था, हेडिंग थी सजातीय विवाह, वही सेम कंडीशन आती है प्रेम विवाह में। यानी कि लड़का लड़की अगर साथ में पढ़ते हैं, शिक्षित हैं, वो अपने आप को एक दूसरे के समान मानते हैं और एक साथ अगर जॉब भी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है समाज के लिए और उन दोनों के लिए। तो उन दोनों को प्रेम विवाह दहेज के विरुद्ध या दहेज को रोकने के लिए बहुत अच्छा उपाय है। इस तरह से आपने देखा दहेज प्रथा किस तरह से समाप्त की जा सके या उनको किस तरह से रोका जा सके। एक क्वेश्चन बनता है, क्या दहेज प्रथा हमारे समाज से समाप्त हो जाएगी? लेकिन इसका आंसर अगर सीधा सा देखें तो एक ही आंसर निकलता है, वर्तमान समय में तो नहीं। क्योंकि भारतीय सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था की ओर हमें देखें तो सामाजिक तौर पर कह सकते हैं हमारे समाज में दहेज की जड़ें इतनी गहराई से घुसी हुई हैं कि इनको निकाल फेंकना कोई आसान कार्य नहीं है। प्राचीन काल में कहा जाता था कि दहेज अपने स्वाभाविक है कि लोग अपने बच्ची को दान देते हैं, हमें नहीं चाहिए। वस्तु, आभूषण बस के रूप में दी जाते थे, क्योंकि इसका आधार धार्मिक था। आज भी कन्यादान में बहुमूल्य चीज़ों का देना अच्छा समझा जाता है। यानी कि प्राचीन काल में कहा जाता था कन्यादान के समय पिता माता अपनी कन्या को आभूषण या आवश्यक वस्तुएं दान देती हैं, जो कि अपनी बच्ची को दे रहे हैं और शुभ माना जाता था। जो व्यक्ति धन संपन्न है उन्हें दहेज देने में कोई असुविधा नहीं होती, लेकिन जो धन संपन्न नहीं है, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग के लोग, उनके लिए असुविधा ही असुविधा है।
वो देने में असुविधा समझते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो किसी को धन दे सकें। इतना तो अवश्य दहेज प्रथा को उसका स्वरूप बदला सकता है। दहेज का साध्यात्मक रूप मूलक तत्व यदि समाप्त हो जाए तो यह बुराई नहीं रह जाएगी। यह माना जाता है कि कानून रूप से भी मान्य माता पिता की संपत्ति पर सभी संतानों का समान अधिकार होता है, इसलिए लड़कियों को दहेज के रूप में कुछ भी दिया जा सकता है। इस प्रकार शर्मनाक पहलू यह भी है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर वधू को पक्ष को प्रताड़ित भी किया जाता है। इसलिए अगर उसको समाप्त करना है तो सजातीय विवाह, लड़कियों को अधिक से अधिक शिक्षित किया जाए, वो आत्मनिर्भर बने और अपने जीवन को सफल बनाएं। इस तरह से अभी आपने देखा दहेज प्रथा क्या है, इनको शिक्षित पीढ़ी अधिक से अधिक समाप्त करने की ओर अग्रसर हो। धन्यवाद। आप लोगों के लिए आपका दिन शुभ हो।